स्वागत है सभी बच्चों का। और आज आपके सामने प्रोनाउन मैंने आगे बढ़ा दिया है और प्रोनाउन का जो एक पार्ट रूल्स वाला हो चुका है उसी के आगे रूल्स आपके लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो में कुछ बताएं, क्लास में कुछ पढ़ाएं, कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर वीडियो में प्रॉपर दिखता नहीं है, थोड़ा बड़ा लिखिए। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग वीडियो को थोड़ा जूम करके देखें, फुल स्क्रीन में देखें, प्रॉपर दिखेगा और निश्चित रूप से सही दिखेगा। इसको थोड़ा सा करके देखिए। और कुछ बच्चों की कंप्लेंट ये भी रहती है कि वॉइस मतलब थोड़ा सफिशिएंट नहीं रहती है, लेकिन मैं अपनी नॉर्मल आवाज़ में ही बोलता हूँ और वॉइस भी क्लियर है। और थोड़ा सा ये है कि अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा करके थोड़ा सा सुनें। हो सकता है कि आपके फ़ोन का वॉल्यूम कम रहा हो या थोड़ा डिस्टर्ब रहा हो, उसकी जो वॉल्यूम फ्रिक्वेंसी है वो कम रही हो, तो इसको थोड़ा चेक करें। वैसे मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ, अपलोड करने से पहले उनको चेक करता हूँ कि वॉइस प्रॉपर है कि नहीं, यानी साउंड प्रॉपर है कि नहीं, और प्रॉपर दिखता है कि नहीं। पूरा वीडियो मैं अपलोड करने के पहले उसको पूरा खुद ही देखता हूँ पहले कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो ये थोड़ा सा आप देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ज़्यादा रूल्स नहीं हैं, जितने सेंटेंसेस हैं उतने ही रूल्स हैं, यानी 6 रूल्स आपके सामने लिए मैंने, और इनको समझना है क्योंकि ये बहुत ही विशेष नियम यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, तो उसको समझना है। देखिए, जो पहला आप देख रहे हो, आई वुड नॉट वांट टू बी ही, इसका नियम क्या होता है? इसका नियम ये है कि जब आपकी टू बी वर्ब इन्फिनिटिव यानी दी हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये टू बी इन्फिनिटिव दिया है, और अगर इसके बाद कोई स्पष्ट क्लियर सब्जेक्ट ना हो। क्लियर सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना? क्लियर सब्जेक्ट का मतलब जैसे होता है कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, या फिर कोई प्रॉपर नाउन है। अगर ऐसे क्लियर ना दिया हो, कोई प्रोनाउन दिया हो, तो वो नॉमिनेटिव केस में आता है। जैसे हम यहाँ पर लिखा है आई वुड नॉट वांट टू बी, अगर हमें डॉक्टर लिखना है तो क्लियर है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड नॉट वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वुड नॉट वांट टू बी ए टीचर, आई वुड नॉट वांट टू बी ए कुछ भी लिख दिया, इंजीनियर। अब जब यहाँ पर आपका कोई ये नहीं है कि अब ये इसका सेंस क्या है, आई वुड नॉट वांट टू बी ही, मैं वो नहीं बनना चाहता हूँ। अर्थात किसी के लिए थोड़ा सा इंडिकेट करते हुए कह रहा है कि जो वो है या जैसा वो है, मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ। यहाँ पर ये कहा गया है। तो यहाँ क्लियर सब्जेक्ट नहीं कि किसको कह रहा है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट देते हैं कि आई वुड नॉट वांट टू बी संदीप, मैं संदीप नहीं बनना चाहता, मतलब संदीप की तरह नहीं बनना चाहता, जैसा संदीप है वो नहीं बनना चाहता। इसी तरह अगर संदीप है तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, मुकेश है सोचने की बात ही नहीं है, राजू है सोचने की बात ही नहीं है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, प्रोफेसर है, कुछ भी लिखा हुआ है, सोचने की कोई बात नहीं। लेकिन जब बात प्रोनाउन की आती है तो फिर ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब इस प्रकार का इन्फिनिटिव दिया हो और उसके बाद कोई प्रोनाउन आता है तो ये प्रोनाउन आपका नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। ये नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। आई वुड नॉट वांट टू बी लिखा हुआ, अगर सेकंड पर्सन का आएगा तो वो भी यू आएगा, लेकिन यू जो ऐसा होता है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसलिए वहां पर इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा। आई वुड नॉट वांट टू बी शी, ये सही है। आई वुड नॉट वांट टू बी दे, ये सही है। आई वुड नॉट वांट टू बी ही, ये भी सही है। तो अगर ये चीज है तो फिर अगर सिंगुलर में भी आ रहा है तो बन जाता है कि जैसे वे है वैसा मुझे नहीं बनना है, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता हूं, मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहता हूं। तो ऐसे में फिर आपका नॉमिनेटिव केस का ये ही आएगा, अर्थात जो भी प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस का ही आएगा। ये पहला रूल है। यहाँ पर समझने
वाली बात है, चूंकि सेंटेंस अटपटा लगेगा लेकिन रूल्स इसका यही होता है। और कभी अगर ये सिचुएशन आती है तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है। अगला जो नियम है, जब कोई बी की फॉर्म आती है, बी की फॉर्म जैसे ईच, एम, आर, वाज, वर, ऐसे करके, बीन, ठीक, ये करके अगर आता है और उसके पहले कोई प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है, ये बी की फॉर्म है, इसके पहले ये प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में, तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस में ही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बी की फॉर्म है, इसके पहले नॉमिनेटिव केस में, तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस में होगा। रूल्स आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये उस तरह की क्लास तो है नहीं, सामने बच्चा बैठा हो तो हम उसको नियम लिखा दें, ठीक है ना। तो नियम, मैं पूरे नियम बोर्ड में लिख भी नहीं सकता, तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हैं और एग्जाम्पल के जरिए आपको रूल्स में बोल कर बता रहा हूँ। तो रूल्स जरा गौर से सुनने की जरूरत है कि जब कोई बी की फॉर्म दी होती है और उसके पहले आने वाला जो प्रोनाउन है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, वो तो होगा ही चूंकि वो नॉमिनेटिव केस में होगा, तो फिर उसके बाद में भी, लेकिन सिचुएशन यही होनी चाहिए, बी की फॉर्म होनी चाहिए और यहां पर कोई प्रोनाउन हो। जैसे ऐसे वाक्य में ज्यादातर इट ही होता है और वही सपोर्ट करता है, तो इट अगर यहाँ पर है और ये बी की फॉर्म दी हुई तो इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में ही होगा। इट इज आई, इट इज ही, इट इज सी। और कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि ऐसे इज इट ही, तो ये उसका इंटेरोगेटिव सेंस हो गया। इज इट, क्या ये वो है? कभी कभी होता था मैं हूं, इट इज आई, तब इस प्रकार से बोला जाता। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इट इज मी करके स्पीकिंग टर्म्स में बोल देते हैं, वो सही हो सकता है और इंग्लिश नेटिव की तरफ से सही हो सकता है। इंग्लिश नेटिव्स जो इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश जो इंग्लिश बोलते हैं, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, ये उनकी नेचुरल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हम जो ग्रामर में चलते हैं तो ग्रामर के रूल्स हमको देखने होते हैं। तो इज इट आई, ये इंटरोगेटिव सेंस है और ये इसका अफर्मेटिव सेंस है। तो यहाँ पर देखना है कि अगर बी की फॉर्म दी हो, उसके पहले इट दिया है, तो इसके बाद वाला जो आपका ये प्रोनाउन होगा, ये भी आपका नॉमिनेटिव केस में ही होगा। रूल नंबर 2। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इट इज आई हु हैव हेल्प्ड देम, इट इज आई, इट इज ही हु हैज स्टोलन माय पेन। इसका नियम ये होता है कि अगर कोई बी की फॉर्म दी है, बी की फॉर्म, और उसके बाद आने वाला जो एंटीसीडेंट है, यानी कोई रिलेटिव प्रोनाउन है और उसका एंटीसीडेंट अगर आ रहा है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है। ये मतलब जब हम ये देखते हैं कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई प्रोनाउन आ रहा है, हम ये देखते हैं कि जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया है, अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह, केस वगैरह, ये सब कुछ समझना है। वैसे मैं प्रोनाउन की शुरुआत में केस बता चुका हूँ, जेंडर भी बता चुका हूँ, ये सारे पर्सन भी बता चुका हूँ, तो वो उसका वीडियो पड़ा हुआ है। जिसको केसेस वगैरह ना पता हो तो वो अच्छे से वीडियो देख करके कंफर्म कर सकता है। तो जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया हो और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन, तो वो आपका नॉमिनेटिव केस में होगा। इट इज मी हु ऐसा करके नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस में इस प्रकार का करेक्शन देते हैं, इट इज मी हु हैज डन इट। यह कहना ये चाहता है कि ये मैं ही हूं जिसने ये किया है। तो जब हम ये देखते हैं कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया है और उसके पहले कोई प्रोनाउन आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होता है, ये हमेशा होता है नॉमिनेटिव केस में। पहला नियम इससे जुड़ा हुआ, पहला कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई मान लीजिए वैसा दिया हुआ है, नाउन दिया है, इट इज मुकेश, तो उसकी कोई बात ही नहीं है, मुकेश है तो मुकेश लिखा जाएगा।
लेकिन अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो आपका नॉमिनेटिव केस रहेगा, क्योंकि रूल्स प्रोनाउन के चल रहे हैं, नॉमिनेटिव केस में आएगा। और इसके बाद जो वर्ब आती है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, वो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो इट इज मी हु हैव, तो यहाँ पर जब मी के बाद हैज, हु है, हु के बाद हैज लगा, तो ये बदल कर आपकी हो जाएगी हैव, ये हो जाएगा यहाँ हैव। तब जाकर सेंटेंस आपका बनेगा सही जाकर, इट इज आई हु हैव डन इट, ये मैं ही हूं जिसने ये किया है, अर्थात मैंने किया है, ये सेंस बताना चाहता है। मैं ही हूं जिसने ये किया है, तो मैंने किया, चूंकि आई का संबंध हैव से रहेगा, आई के साथ हैव ही सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर ये दूसरा देख देखिए, इट इज ही हु हैज स्टोलन माई, ये दोनों सेंटेंस सही लिखे हुए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से यहाँ पर कोई फॉल्ट हो। तो इट इज ही, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका कोई अगर प्रोनाउन आएगा तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा, और नॉमिनेटिव केस में जब होगा तो उसी के अकॉर्डिंग बाद की वर्ब आती है। तो ये मैंने बता दिया कि इसमें करेक्शन एक नहीं दो तरह से दे देते हैं, वो यहाँ मी भी दे देता है और ये यहाँ पर हैज भी दे देता है, तो वो आपको सही करना होता है पूरा। कभी कभी इतना देता है, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, इतना देगा करेक्शन के लिए। तो इतना अगर देता है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस में, ये सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आती है वो यहाँ पर गलत है, वो यहाँ पर हो जाएगा एम। कभी कभी क्या देता है, इट इज मी हु हैज करके दे देता है, तो वो फिर आपको इसको पहले चेंज करिए फिर ये करिए। अब अगर ये देता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभी ऐसा दे देता है कि ये नहीं देगा, ये आपका इज बना रहेगा, ये आपको क्या करेगा कि वो इस जगह पर आपका इट इज मी कर देगा, इट इज मी हु इज योर फ्रेंड, ये मैं हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ, या ये मैं ही हूँ जो तुम्हारा मित्र है। तो आपको फिर दोनों करेक्शन करने पड़ेंगे, इट इज आई पहला करेक्शन, फिर इसके बाद हु करके हु और आई के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा एम, और तब जाकर हो जाएगा हु, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। मैंने कहा देखने में सेंटेंस या बोलने में सेंटेंस थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज लगेगा, विचित्र लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन ग्रामर के नियमानुसार ये सेंटेंस पूरी तरह सही है। तो इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, ये मैं ही हूं जो तुम्हारा मित्र हूं। तो ये आपका तीसरा रूल हो गया, आई नो द मैन टू बी हिम। अब यहां पर जो ये नियम है, इसका नियम ये है कि अगर टू बी इन्फिनिटिव के रूप में दिया है, टू बी कहीं पर इन्फिनिटिव के रूप में दिया है और उसके पहले कोई अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, समझिए। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो आपका दिया होगा, चाहे या नाउन दिया हो चाहे प्रोनाउन दिया हो, और जब ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, नियम ये भी होगा कि फिर उसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे मान लीजिए हम ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ठीक, ये द मैन आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई टू बी की फॉर्म दी है, इन्फिनिटिव के रूप में है, वो टू बी चूंकि इन्फिनिटिव ही होता है, और ये इस तरह से अगर इन्फिनिटिव आ रहा है टू बी और उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ही है ये, तो ऑब्जेक्टिव केस कह दिया गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस ही है। तो अगर आएगा तो इसी सिचुएशन में आएगा, आई नो द बॉय, आई नो द गर्ल, आई नो द मैन, कुछ भी लिखा हो तो ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट, ये नो वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो टू बी से पहले अगर ये टू बी इन्फिनिटिव रूप दिया, इससे पहले कोई नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और शर्त ये है कि इसके बाद भी अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो प्रोनाउन ही देता है, वो नाउन ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि फिर करेक्शन कैसे करोगे आप, प्रोनाउन का सिंटैक्स कहाँ बना। तो इसलिए आपको हिम देगा या ही दे देगा। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा आई वुड नॉट वांट टू बी ही, तो ये सिचुएशन अलग थी। यहाँ पर ये नियम था कि अगर टू बी कोई दिया हुआ है, बी की फॉर्म के हिसाब से टू बी कोई दिया हुआ है, इन्फिनिटिव दिया हुआ है, उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं दिया है, कोई प्रोनाउन दिया हुआ है, तो वो आपका नॉमिनेटिव केस होगा। लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें एक अंतर है कि टू बी के पहले कोई
आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसमें टू बी के पहले ऑब्जेक्ट दिया है, तो जब बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, समझने वाली बात है। अब इसमें देखिए इसके पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधे इसका नॉमिनेटिव केस आएगा, इसके पहले आपका कोई दिया हुआ है यानी ऑब्जेक्ट दिया है तो इसके बाद, अब इसका अर्थ क्या है, आई नो द मैन टू बी हिम, मैं आदमी को वो होना जानता हूँ, वो होना जानता हूँ का मतलब मैं आदमी को जानता हूँ कि वो है, कि वो वही है, ये कहना चाह रहा है। आई नो द मैन टू बी ही, उसको उस रूप में होना मैं आदमी को जानता हूँ, जिसकी आप बात कर रहे हो ना मैं जानता हूँ वो है। ये सिंपल सेंटेंस बना, आई नो द मैन दैट ही इट इज ही, फिर जाकर ऐसे बनेगा ये, अगर आई नो द मैन दैट इट इज ही, ये देखो नियम के ऊपर नियम है यहाँ पे, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और दोनों का एक इंटरचेंज है। मतलब मैं उस व्यक्ति को होना जानता हूं, अर्थात मैं जानता हूं कि वो वही है, तो आई नो द मैन दैट इट इज ही, मैं जानता हूं, मैं उस आदमी को जानता हूं कि वो वही है। तो आई नो द मैन टू बी हिम, मैं उस व्यक्ति को होना जानता हूं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सेंस को समझना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन तो मैं कर रहा हूं, लेकिन यह है कि हिंदी के सेंटेंस से वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते नहीं बनती है, बहुत ऐसी जगह है, बहुत मतलब कभी कभी सेंटेंस में हो जाता है, तो ये उसका सिंपल है, ये उसका कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल में ले जाते हैं, तो ये कंजंक्शन हटा देते हैं, और ये इट आपका सब, जब कंजंक्शन हटेगा तो क्लॉज खत्म हो जाएगी, जब क्लॉज खत्म हो जाएगी तो सब्जेक्ट हट जाएगा, और ये इज जो है ये बी की फॉर्म है, और यही बी जा करके टू बी बन जाता है, तो यहाँ पर आ गया टू बी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं कि किस तरह से होता है, आई वॉन्ट you to be a doctor, I want you to be doctor, मतलब मैं तुम्हें डॉक्टर होना चाहता हूं, मैं तुम्हें डॉक्टर होना चाहता हूं, ये शाब्दिक अर्थ है, अर्थात मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर हो, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, भी माने होना या बनना, ये आपका सिंपल सेंटेंस। जब इसको हम कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगे तो बन जाएगा आई वॉन्ट दैट, और दैट के बाद हो जाएगा यू, ठीक, और फिर शुड बी ए डॉक्टर, ठीक। इसका एक कन्वर्जन और देखिए मिल गया, आई नो, ठीक, दैट द मैन should be ही, हिम नहीं तब भी होगा, ही होगा, मैं जानता हूं कि वो आदमी वही होना चाहिए, और या तो इट इज ही करके बना दीजिए, तब ये भी देखिए कॉम्प्लेक्स, ये इस बेस पर बना हुआ है, आई वॉन्ट दैट यू शुड बी अ डॉक्टर, मैं चाहता हूं कि तुम एक डॉक्टर बनो, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। आई नो द मैन दैट इट इज ही, मैं उस आदमी को जानता हूं कि वही है, अर्थात आई नो, मैं जानता हूं कि वो आदमी वही होना चाहिए। तो ये दो तरह से कॉम्प्लेक्स निकल कर आ गया, और ये देखिए इस तरह के लॉजिक से आपने बहुत सेंटेंस, आई वॉन्ट यू टू गो टू स्कूल, आई वॉन्ट यू टू गो टू स्कूल, मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल जाओ, आई वॉन्ट दैट यू शुड गो टू स्कूल, मैं चाहता हूं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो इस तरह की ये सेंटेंस है, और यहाँ पर आपका, अब चूंकि ये सेंटेंस आपका ये सारी बातें हैं नहीं इसमें जितनी मैंने बता दी, बट ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती तो जब इसका कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इसके बाद में अगर प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। अगला देखिए, द टू ऑफ अस ही एंड आई डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल, ये आपका पांचवा नियम है जो ये कहता है कि जब कोई सब्जेक्ट इस तरह का दिया हो और इस सब्जेक्ट का कोई प्रोनाउन आ जाए जो एपोजिशन में हो, प्रोनाउन ये एपोजिशन है, मतलब हम में से दोनों लोग, हम दोनों लोग, कौन कौन, वो और मैं, वो और मैं, हम दोनों हो गए, तो ये सब्जेक्ट है और ये दोनों प्रोनाउन इसके एपोजिशन में। एपोजिशन मैंने एक बार समझाया था, साइड बाय साइड,
जब आप सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे 5वां रूल था उसका कि अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड। जब कोई बाद में नाउन या नाउन फ्रेज आकर के, चूंकि यहाँ नाउन फ्रेज नहीं है, ये चूंकि अलग अलग प्रोनाउन है जो नॉमिनेटिव केस में है, तो कहते हैं कि जब कोई सब्जेक्ट दिया है और जब उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन कोई अपोजिशन लेता है, प्रोनाउन कोई अपोजिशन, चूंकि हम रूल्स प्रोनाउन का पढ़ रहे हैं, तो जब कोई सब्जेक्ट दिया हो और प्रोनाउन उसके अपोजिशन में आ रहा हो तो वो प्रोनाउन आपका नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। ये खुल करके पूरी तरह देख लीजिए, ये आपके दोनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपका द टू ऑफ अस, हिम एंड मी या यू एंड मी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये अपोजिशन केस में है और ये अपोजिशन किसकी बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात। हम दोनों कौन, वो और मैं। तो ये जो लिखा हुआ सब्जेक्ट वही ये है। हम दोनों कौन है, वो और मैं। वो और मैं कौन है, हम दोनों। तो ये आपका अपोजिशन सिचुएशन में आता है। और नियम ये है कि जब इस तरह के केस में जब वो अपोजिशन में आता है वो भी प्रोनाउन होना चाहिए। अगर यहाँ रमेश एंड सुरेश लिखा है तो कोई बात ही नहीं है, झंझट खत्म, कोई सिंटैक्स नहीं। लेकिन जब प्रोनाउन की बात आती है तो जब प्रोनाउन आएगा तो वो प्रोनाउन ऐसे केस में नॉमिनेटिव केस में होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ये आपका 5वां रूल था। इसके बाद लिखा है हर मदर इनवाइटेड रमन एंड मी टू लंच। इसका नियम क्या है, जब एंड की मदद से एक नाउन और एक प्रोनाउन जुड़ते हैं, जब एंड की मदद से एक नाउन और एक प्रोनाउन जुड़ते हैं और वो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, मतलब जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में, जब नाउन ऐसा हो प्रोनाउन ऐसा हो, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अब जैसे हम कहते हैं रमन एंड आई, रमन एंड आई, फिर हम कह दें कि वेंट टू, तो अब यहाँ पर आपका नॉमिनेटिव केस है, ये आपका नॉमिनेटिव केस है क्योंकि ये सब्जेक्ट यानी कर्ता के प्लेस में आ रहा है। तो अगर इस तरह एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कहीं, चूंकि ये नियम बना, क्यों ये नियम इसलिए बना क्योंकि एक नाउन होगा और दूसरा प्रोनाउन होगा, तो नाउन से तो पता नहीं चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, उसके प्लेसमेंट से पता चलेगा। जैसे रमन यहाँ भी लिखा है, यहाँ रमन यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ मी लिखा है, यहाँ आई लिखा है, तो रमन की स्पेलिंग से, रमन से ये नहीं पता चलता कि वो ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट, वो उसके प्लेसमेंट से पता चलेगा। अगर वर्ब से पहले रख दिया गया है तो ये सब्जेक्ट है, तो ये भी नॉमिनेटिव केस होगा। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो फिर ये भी कौन सा केस होगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। जैसे कभी कभी सेंटेंस में आपने, वैसे तो ज्यादातर तो नहीं देखा होगा लेकिन मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे हम कहते हैं ही सेड टू मी, ठीक है, और फिर कर देंगे वेयर आर यू गोइंग, ये दिया है। अब जब ये दिया जाता है तो बच्चा कंफर्टेबल होता है और इजिली उसको कवर भी कर लेता है। कैसे कर लेता है, ही आस्क्ड मी, फिर कर दिया वेयर, और इस यू को बदल दिए मी के आधार पर, तो मी के आधार पर बदला तो आई हो गया, और आर को कर दिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज हो गया, और यहाँ पर लिख दिया गोइंग और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो हो गया ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वेयर आई वाज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा था। तो ये तो बन गया, ठीक। अब कॉम्प्लिकेशन शुरू कहाँ होता है, सेंटेंस जब इस तरह का देता है, वो सेंटेंस में दे दिया जब ही सेड टू यू एंड मी, अब ये दे दिया, तो अब यहां देखिए यू एंड मी, ये आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। अब आपके ऑब्जेक्ट दो हो गए, अब ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई। अब समस्या ये है कि ये यू को आप यू के आधार पर बदलोगे कि यू को आप मी के आधार पर बदलोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये भी है और ऑब्जेक्ट ये भी है, दो ऑब्जेक्ट्स एन से जुड़े हैं। उसने तुमसे पूछा, मुझसे भी पूछा, अर्थात हम दोनों लोग थे, तो उसने तुमसे भी पूछा और मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो किससे पूछा बताइए, हम दोनों से पूछा ना। तो हम दोनों यानी कौन, तुम और मैं। तो तुम और मैं मिलकर जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो निकल कर आपका आएगा वी।
समझ लीजिए। फिर वहाँ आई नहीं होगा, फिर आपका वी होगा। तो यहाँ पर अब हो जाएगा आपका ही आस्क्ड, सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड यू एंड मी, ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, फिर लगा देंगे उसी तरह से वेयर। अब इस यू की जगह आप इन दोनों को प्लस करेंगे, जिस समय यू और प्लस मी जब प्लस किया जाता है तो बनता है जाकर वी, ये बनता। और इनका कॉम्बिनेशन अलग होता है, किसी दिन टाइम मिलेगा, कोई आ जाता है, वो तो एक सीरियल आ जाता है अपने आप कि यहाँ पर कोई वजह आ गई तो फिर वो पूरा एक्सप्लेन हो जाता है। अब वो किसी दिन मैं ले लूँगा इसको, बल्कि अगले पीरियड में ले लूँगा कि इसको किस तरह से निकालते हैं, क्या इसका फंक्शन होता है कि कौन सा प्रोनाउन किसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, किसके साथ जुड़ने से क्या हमें प्रोनाउन लेना चाहिए। तो ही आस्क्ड यू एंड मी वेयर वी वर, वेयर वी वर गोइंग। देखिए एक आपका सेंटेंस एक केवल यहाँ पर जुड़ने से, डबल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होने की वजह से कितना चेंज हो गया, वी हो गया, यहाँ वर हो गया। और कोई ये अब देखिए किताबों में इस तरह के डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर वो दे दे तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि गलत पूछ दिया गया है, क्योंकि वो एक आदमी से अगर प्रश्न कर सकता है तो वो 2 से भी कर सकता है, 3 से कर सकता है, पूरी भीड़ से कर सकता है, अब किया जाता है। ही सेड टू द पीपल, ही सेड टू द पीपल वेयर आर यू गोइंग, तो ही आस्क्ड द पीपल वेयर दे वर गोइंग, ये तो बनता है ना। तो जब दे हो सकता है तो वी क्यों नहीं हो सकता, जब आप शामिल होंगे तो वहां पर वी तो पक्का बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये आज की क्लास थी। कहीं पर किसी को किसी भी तरह का डाउट समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, कमेंट करने से अच्छा रहता है, क्योंकि आपको और क्लियर चीज़ मिलती है, क्लैरिटी मिलती है। कोई डाउट होता है तो उसको दोबारा ले लिया जाता है। और ये निश्चित तौर पर आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें अन्य बच्चों को जो रेगुलर नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि उनको भी इन चीज़ों का पता चल जाए और उनकी इंग्लिश अच्छी तरह से मजबूत हो सके और वो भी आपके बराबर कहीं पर अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो फिर टेक केयर एंड गुड बाय।